नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर साल के अंत यानी नवंबर तक चुनाव होना है, जिसको लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। वहीं अब तक पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई बात नहीं बन पाई है, जिसको लेकर महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी सहयोगी पार्टियों के नेता शामिल हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उधर एसआईआर के मुद्दे पर भी बिहार से लेके देश की संसद तक राजनीति गरमाई हुई है। क्या है इस बैठक के मायने, किसने छोड़ी कौन सी पार्टी, चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की बैठक चल रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में उनके पटना स्थित आवास पर हो रही ये 6वीं बैठक में गठबंधन की सभी सहयोगी पार्टी के नेता शामिल हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि गठबंधन की कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी पार्टी ने 2020 के चुनाव में 144 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें से पार्टी ने 70 सीटों पर जीत दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी की फहरिस्त में शामिल हो गई। चुनावी पंडितों की माने तो आरजेडी इस बार भी सीट शेयरिंग में अपने इस नंबर को बरकरार रख सकती है। इसी के आधार पर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव का चेहरा ही इस चुनाव में सीएम फेस रहेगा। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से पार्टी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उम्मीद है कि इस बार पार्टी करीब 50 सीटों की डिमांड रख सकती है। गठबंधन की सहयोगी पार्टी सीपीआई यानी राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी अध्यक्ष ने 24 सीटों की एक सूची बनाकर तेजस्वी यादव को पहले ही सौंप दी है, जिसकी जानकारी पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने खुद दी है। यहाँ बताते चले कि सीपीआई ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से पार्टी के खाते में 2 सीटें आई थी, लेकिन इस बार सीपीआई ने अपनी ख्वाहिश को बढ़ा दिया है। दूसरी ओर सीपीआई एमएल ने पिछले चुनाव में 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार पार्टी महासचिव ने यह साफ कर दिया है कि इस बार पिछली बार की जीती हुई सीटों से ज्यादा की मांग करेगी। संकेतों की बात करें तो पार्टी करीब 40 से 45 सीटों की मांग कर सकती है। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी ने इस बार सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री के पद की मांग की है। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पार्टी का पहला एजेंडा बताते हुए बताया कि इस बार उनकी पार्टी प्रदेश की 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की मांग भी रखी है, जिसके कारण तेजस्वी यादव दुविधा में पड़ गए हैं। ये पहली बार नहीं कि मुकेश सहनी ने बिहार का डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जताई हो। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी मुकेश सहनी ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ डिप्टी सीएम पद की इच्छा जताई थी, लेकिन अपनी इच्छा पूरी ना होता देख उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया था और 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से पार्टी की 4 सीटों पर जीत हुई थी। बाद में जब उनके चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए तो एक बार फिर अकेले हो गए। लेकिन पिछले साल ही चुनाव के दौरान उनके परम मित्र तेजस्वी यादव ने उन्हें महागठबंधन में शामिल किया था। लेकिन सवाल इस बार यह है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो मुकेश सहनी दोस्ती निभाते हुए महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर पिछली बार की तरह महागठबंधन को छोड़कर। दरअसल ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि हाल ही में उनकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार चंद्रवंशी ने पार्टी से मुंह मोड़ लिया है और अपने समर्थकों के साथ जेडीयू का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी को एनडीए का ऑफर भी मिल चुका है। बिहार सरकार में मंत्री और हम के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने उन्हें एनडीए ज्वाइन करने का ऑफर देते हुए कहा कि मुकेश का महागठबंधन से मन भर चुका है। उनके समर्थन भी एनडीए के विचारधारा के करीब हैं और कह रहे हैं कि अब उन्हें भी एनडीए के साथ आना चाहिए। एक तरफ जहां आरजेडी 20 साल पुरानी अपनी साख को वापस पाने के लिए लगातार रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए भी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि अभी सीटों शेयरिंग को लेकर कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी पंडितों की बात माने तो पिछले साल लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया था, उसी फॉर्मूले को 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना सकती है। एनडीए के लोकसभा वाले फॉर्मूले की बात करें तो बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16,
एलजेपी ने 5, हमने 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। इस हिसाब से देखा जाए तो संभावना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में 102 से 103 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। वहीं बीजेपी 101 से 102 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। बाकी बची करीब 40 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए रख सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें यानी करीब 25 से 28 सीटें एलजेपी को मिल सकती है। वहीं हमको 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। लेकिन हाल ही में एलजेपी के सुर विधानसभा चुनाव को लेकर बदले हुए नजर आ रहे थे। केंद्र में एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद एलजेपी और एनडीए के बीच खटपट की हवा तेज हुई थी। हालांकि इसके बाद चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया कि उनके प्रत्याशी एनडीए का समर्थन करेंगे। अब किसको क्या मिलेगा ये तो सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर गौर करें तो 15 अगस्त तक एनडीए सीट शेयरिंग पर स्थिति को साफ कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव की बेशक औपचारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं, लेकिन चुनाव की तैयारियों में जुटी सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को धार देने में लगी हुई हैं और एक तरफ एनडीए और महागठबंधन लगातार सीट शेयरिंग पर मंथन करने के साथ ही मुद्दों को तराशने में जुटे हुए हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर की नई नवेली जनसुराज पार्टी प्रदेश की सभी 243 सीटों के लिए ऐसे प्रत्याशियों की खोज में जुटी हुई है जिससे मुकाबला उनके पक्ष में या फिर त्रिकोणीय बन सके। सभी पार्टियां इस बार युवा चेहरों पर ज्यादा फोकस कर रही है। वहीं एनडीए का सीट शेयरिंग पर मंथन अभी तक लगातार जारी होने का कारण ये भी माना जा सकता है, क्योंकि अगर बिहार एनडीए में बीजेपी का 70+ वाला फॉर्मूला लागू होता है तो कई ऐसे चेहरे जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी हैं या वो सिटिंग विधायक है उन्हें साइड होना पड़ेगा, जिसके बाद कुछ का गठबंधन से मोहभंग भी हो सकता है। और ऐसे में पार्टी कैसे डैमेज कंट्रोल करती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा और ये बेहद दिलचस्प है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।